हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। तो अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट, जब कभी भी एक सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर के बीच में रिलेटिव मोशन हो, ये क्या होते हैं साउंड के सोर्स और लिसनर क्या होता है मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लो कि जब भी इन दोनों के बीच में, इन दोनों साउंड के सोर्स और लिसनर, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, तो तब जो अपीरेंट फ्रिक्वेंसी होती है साउंड की, जो लिसनर सुन पा रहा है, वो डिफरेंट होगी किससे? उस फ्रीक्वेंसी से जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट की सोर्स ने। क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास दो चीजें हैं। एक है साउंड का सोर्स, ठीक है, एक साउंड का सोर्स है, दूसरा है हमारे पास लिसनर। तो इन दोनों के बीच में जब भी कहीं रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, रिलेटिव मोशन मतलब ये या तो एक दूसरे के करीब आएंगे, पास आएंगे, या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगे। ओके, तो ये इन दोनों के बीच में होता है रिलेटिव मोशन। तो इसकी वजह से जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो कि लिसनर जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड से उस आवाज को सुन पा रहा है, ठीक है। कुछ साउंड की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है ना जिससे वो कोई लिसनर सुनता, लिसनर होता है सुनने वाला। तो साउंड जो कि एक सोर्स ने प्रोड्यूस की, किस फ्रीक्वेंसी की वो साउंड है जो लिसनर तक पहुंच रही है, वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की साउंड कौन सी होगी? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो होगी जो सोर्स ऑफ साउंड ने एमिट की ना, सोर्स ऑफ साउंड ने साउंड एमिट की, तो जिस फ्रीक्वेंसी की वो साउंड है वो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसकी। लेकिन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वो है जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड जो है वो लिसनर सुन पा रहा है। तो फर्क पता चला अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और दूसरी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, एक वो फ्रीक्वेंसी है जो कि साउंड एमिट हुई सोर्स के द्वारा, तो वो फ्रीक्वेंसी उस साउंड की जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है ये कैसी फ्रीक्वेंसी है? जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड लिसनर सुन रहा है। प्रोड्यूस किसने की? वो सोर्स ने की। सुन कौन रहा है? लिसनर सुन रहा है। ओके, तो ये डॉपलर इफेक्ट है। मतलब डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि दोनों फ्रीक्वेंसी जो हैं वो डिफरेंट होंगी। वो कब डिफरेंट का मतलब ये है कि एक ज्यादा होगी दूसरी कम होगी। अब कौन ज्यादा होगी कौन कम होगी, कैसे ज्यादा होगी कैसे कम होगी, वो सब मैं आपको बताता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है ये ज्यादा कब होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से? अगर सोर्स और लिसनर दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाए। अब देखो ना, एक सोर्स है जो कि साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, यहां से साउंड आ रही है। अब यहां पे कोई दूसरा है जो लिसनर है, जो साउंड को सुन पा रहा है, इस साउंड को सुनेगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहां से जो साउंड निकलेगी ना, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी, और इस सोर्स के पास जो आवाज पहुंचेगी वो उतनी फ्रीक्वेंसी की नहीं पहुंचेगी जितनी की ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की थी। ओके, तो यहां से यानी कि जहां पे सोर्स ऑफ साउंड है, ये अगर दूर जाता है, यानी कि लिसनर से दूर जाता है, अवे फ्रॉम द लिसनर, अगर ये मूव करे तो तब क्या होगा? तब ये साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, क्योंकि जो लिसनर है वो जिस साउंड को सुन पा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोर्स जो है साउंड का ये वाला, ये तो दूर चला गया लिसनर से। अगर ऐसा हो कि लिसनर के पास आ जाइए, ये सोर्स जो साउंड का है वो लिसनर, ये सोर्स ऑफ साउंड है, ये लिसनर है, तो ये अगर इसके पास आ जाता है तो पास आने पर क्या होता है? पास आने पर आवाज बढ़ने लगती है ना, तो ज्यादा आवाज आने लगेगी जैसे ही सोर्स ऑफ साउंड जो है वो पास आएगा लिसनर के, तो वो आवाज बढ़ने लगेगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो साउंड की वो कौन सी हो गई? यहाँ पे जो सुनेगा वो फ्रीक्वेंसी हो गई अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, ठीक है। लेकिन ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? ये जो सोर्स की है, ये सोर्स ऑफ साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, तो उस साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जैसे ही वो जो सोर्स है वो लिसनर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ने लगेगी। ओके, ये बात पता चली आपको? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ फॉर्मूले जो कि डिस्टेंस को देखते हुए, डिस्टेंस किसके? लिसनर और सोर्स ऑफ साउंड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको देखते हुए, उसके रिस्पेक्ट में साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसमें सबसे पहले आप मान लीजिए कि जो एयर में साउंड की वेलोसिटी है, सबसे पहले आप मान लीजिए ये जो v है ये वेलोसिटी है साउंड की एयर में, ठीक है, ये इतना पता चला। अब दूसरा, आप वेलोसिटी जो साउंड की है जो लिसनर सुन रहा है, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस की सोर्स ने और साउंड वो सुन पा रहा है लिसनर, तो लिसनर ने जो आवाज सुनी वो मान लीजिए उसकी वेलोसिटी जो थी वो VL थी,
ठीक है। वी वेलोसिटी कौन सी, जो एयर में साउंड की वेलोसिटी है। वी एल कौन सी, जो लिसनर सुन रहा है वो वेलोसिटी है। और वी एस मान लीजिए एक वो वेलोसिटी, ये यहाँ पे आप देख लीजिए वी एस। तो वी एस ये वो वेलोसिटी है जो कि साउंड एमिट की ना सोर्स ने, तो उसकी कुछ वेलोसिटी हुई होगी, तो वो वेलोसिटी जो है वो वी एस मान लीजिए। ओके, अब यहाँ पे हम अगर जैसे ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये देख लीजिए ये है न्यू। तो न्यू जो है वो हम अगर फ्रीक्वेंसी माने साउंड की, कौन सी साउंड की, उस साउंड की जो कि सोर्स ने प्रोड्यूस की। और न्यू डैश जो है, न्यू डैश अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को माने साउंड की जो कि लिसनर सुन पा रहा है, सुनेगा कौन सी साउंड, जो कि सोर्स ने प्रोड्यूस की। ठीक है, तो अगर हम न्यू एक माने और न्यू डैश मान लें लिसनर ने जो आवाज सुनी उसकी फ्रीक्वेंसी को, इस सब को देखते हुए हमारे पास 4 केसेस बनेंगे। सबसे पहले कि अगर सोर्स जो है वो लिसनर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन लिसनर जो है वो एक ही जगह पर रेस्ट में है, यानी कि ठीक है, सोर्स जो है वो मूव कर रहा है लिसनर की तरफ, लेकिन लिसनर जो है वो क्या है, वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा। तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम जो फ्रीक्वेंसी यानी कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ये देखिए ना मैंने न्यू डैश के लिए क्या कहा, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी v, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर अपॉन v माइनस वी एस। ये वी एस पता ना कि सोर्स, ये वो सोर्स की वेलोसिटी, मतलब सोर्स के लिए साउंड की वेलोसिटी, जो सोर्स साउंड को एमिट कर रहा है ना उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो वी एस मान लिया, इनटू न्यू। ये न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये न्यू होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी, जो लिसनर सुन पा रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से। अब देखिए अगर ये पास में आ रहा है, अगर सोर्स जो है वो पास में आए लिसनर के, तो हमें पता है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी, इसीलिए तो न्यू डैश को मैंने ग्रेटर लिखा न्यू से। अब ये तो कंडीशन थी कि जब सोर्स जो है वो लिसनर की तरफ आ रहा है, तो क्या हो कि अगर लिसनर से साउंड का जो सोर्स है वो दूर जाए, तो तब क्या होगा। देखिए तब तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वो लिसनर से सोर्स ऑफ साउंड दूर जाएगा तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। कौन सी, एक्चुअल क्या, नहीं, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो सोर्स ऑफ साउंड जो है, उसका सोर्स जो है वो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है जो साउंड, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी, लेकिन कम कब होगी, जब सोर्स ऑफ साउंड जो है वो दूर जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि वी डैश वो होगी वी अपॉन वी प्लस वी डैश इंटू न्यू। ये न्यू क्या है, न्यू है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब न्यू क्या है, न्यू बड़ी होगी, न्यू ज्यादा, और ये न्यू डैश जो है वो कम होगी। न्यू डैश कम क्यों, क्योंकि सोर्स जो है वो दूर जा रहा है। तो ये उसके लिए फॉर्मूला आएगा, ये न्यू डैश इज इक्वल टू वी अपन वी प्लस वी डैश वी एस इंटू न्यू। अगर लिसनर जो है वो मूव कर रहा है लेकिन सोर्स रेस्ट में है, पहले दोनों केसेस में लिसनर रेस्ट में था, और सबसे पहले केस में उसमें मैंने बताया कि जो साउंड का सोर्स है वो मूव कर रहा है और लिसनर की तरफ आ रहा है। अब लिसनर से दूर जा रहा है तब ये होगा। लेकिन अगर लिसनर जो है वो मूव कर रहा है लेकिन साउंड का सोर्स नहीं कर रहा, तो तब क्या होगा, तब न्यू डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी एल अपॉन वी इंटू न्यू। इसमें क्या होगा, अगर लिसनर, देखिए चाहे लिसनर मूव करे साउंड के सोर्स की तरफ, चाहे सोर्स ऑफ साउंड जो है वो लिसनर की तरफ मूव करे, बात तो एक ही है। दोनों केसेस में क्या होगा कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी। दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि चाहे लिसनर सोर्स की तरफ जा रहा है या सोर्स लिसनर की तरफ आ रहा है साउंड का, तो तब दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसी जो है यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर होगी। लेकिन अगर दोनों दूर जा रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि एक रेस्ट में है दूसरा दूर जा रहा है, दूसरा दूर जाने का मतलब दो हो सकते हैं, एक तो सोर्स ऑफ साउंड दूर जा सकता है, एक हमारा लिसनर जो है वो लिसनर यानी कि हम जो कि सुन रहे हैं साउंड को, तो वो दूर जा सकता है सोर्स से, जब सोर्स को रेस्ट में लिया। दोनों केसेस में क्या होगा कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो लेस होगी, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है। आप सिंपल सी बात याद रख लीजिए कि जब भी सोर्स और लिसनर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो तब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तब होगी जब डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में वो कम होगा। ओके, अगर लिसनर जो है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से दूर की तरफ जा रहा है, लेकिन सोर्स जो है वो स्टिल रेस्ट में है, अभी भी रेस्ट में है, तब क्या होगा, तब न्यू डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी एल अपॉन वी इंटू न्यू। तो ये हो जाएगा इस केस में क्या कि सोर्स से लिसनर जो है वो दूर जा रहा है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो लेस होगी, वो यहाँ से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला कि डिफरेंट फार्मूले का यूज़ करके हम किस तरह से जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितनी है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स
सोर्स के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है, लिसनर के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है। तो ये सब पता होने पर हम इस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आज के इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, बाय।